नमस्कार मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ शिवानी जी की लिखी हुई एक कहानी का नाम है चांद। कहानी एक लंबी कहानी है जिसे हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। तो आइए सुनते हैं कहानी का पूर्वार्ध। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक भी कीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आइए सुनते हैं कहानी चांद। अपने शौक नीले रंग के घेरदार गरारे को किसी नृत्य प्रवीणा बाई जी की सी कुशल घुमेर के साथ फैलाकर वह अपने प्रिय टीले पर बैठी थी। बावनी कमीज के चटक गुलाबी रंग की पारदर्शी झलक के बीच उसका दुस्साहसी निर्लज्जता से किया गया उन्मत्त यौवन प्रदर्शन देख किसी भी संस्कारी कुलवधू के तन बदन में आग भड़क सकती थी। फिर भी ना जाने उस कलूटी के चेहरे में क्या आकर्षण था कि जो भी उधर से गुजरता उसे एक बार मुड़कर देख ही लेता। स्वयं मैं भी तो उस दिन अपना लोभ संवरण नहीं कर पाई थी। यही नहीं, फोन कर मैंने अपनी प्रतिवेशिनी मानवी शुक्ला को भी बुला लिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि देखने वालों को दोनों ही चेहरे समान रूप से बांधते हैं, अत्यंत सुंदर और हतकुत्सित भी। मैंने जब पहली बार उसे देखा तब उसकी सस्ती सज्जा देखकर मेरा सर्वांग घृणा से सिहर उठा था। काला रंग, वह भी ऐसा कि कोई अंधेरे में देख ले तो चौंक उठे। उस काले रंग पर बोतली हरे रंग का चकमक करता दुपट्टा, होठों पर सस्ते लिपस्टिक की गाढ़ी लालिमा और दोनों ओर चोटियों पर लगे अर्धचंद्रकार चमचमाते सोने के क्लिप। दुपट्टा अपूर्व कौशल से सुराहीदार ग्रीवा में मफलर की तरह लपेट दिया गया था, जिससे उस काले राजमहल की पत्थर की सी बनी इमारत की दर्शनीय गुंबदी इमारतें अनदेखी न रह जाएं। उसके बाद जब भी मैंने देखा उसकी सज्जा उतनी सस्ती, उतनी ही शोक और उतनी ही मारात्मक रहती। उस दिन वह शायद एकदम ही कोरी साटन का गरारा पहनकर अपने गढ़े टीले पर बैठी थी। इसी से नए साटन की चमक हमारी आंखों को ऐसे चौंधियाने लगी जैसे कोई सूरज की ओर आईना लगाकर हमारी आंखों पर किरणें फेंक रहा हो। मानव भी मेरा कंधा पकड़ पर्दे के पीछे दुबकी उसे एकटक देख रही थी। देख रही हो ना, बेहाया का दुपट्टा देखो जरा, मैंने कहा। मानो हंसकर बोली, क्यों, क्या बुराई है जी? कम से कम दुपट्टा है तो ओढ़ा हुआ। मैं भी तुम्हें ऐसे ऐसे भले घरों की 20 कन्या कुमारिकाएं दिखा दूंगी जो दुपट्टा ओढ़ती ही नहीं। कुमारी कन्या ही क्यों, हमारी मिसेज कोहली को ही ले लो ना। कल ही तो देखा था 4 खाने लुंगी पहने उत्तरीय विहीन मिसेज कोहली को क्या अपने गोश्त वाले को भी मात कर रही थी, है कि नहीं? मैं चुप रह गई। कहती भी क्या, स्वयं विधाता के कार्यकलाप में त्रुटि निकाल उस तरह से सफाचट की गई बहुओं पर पेंसिल की कमान से रेखा, पलकों पर किया गया नवीनतम श्रृंगार प्रलेप नाभि दर्शनों की दुहाई देती। ऐसी निर्लज्जता से बंधी साड़ी की अच्छी अच्छी सुसंस्कृत आधुनिकाओं की आंखें भी कपाल पर चढ़ जाती। उस पर अत्यंत मिनी कंजुकी, जिसे वह अपने पति के साथ मारवाड़ के किसी सेमिनार में जाकर ठेठ राजस्थानी कारीगर के हाथ से सिलवा कर लाई थी। राजभवन के सहभोज में जिस दिन मैंने पहली बार मिसेज कोहली को देखा, सम्मुख धरे राजभवनी 56 व्यंजनों को चखना भूल गई। मैं अपने सामने बैठे उस अद्भुत रूप से दुस्साहसी श्रृंगार प्रिया की अनुपम सज्जा को चखती रह गई थी। मेरी ही नहीं, मुग्ध पुरुषों की दृष्टि चकित सी हो उन्हीं पर निबद्ध थी। मिसेज कोहली एक बहुत बड़े अफसर की पत्नी ही नहीं, सुगायिका भी थी। एक सुप्रसिद्ध अवकाश प्राप्त बाई जी से वह नियमित रूप से गाना भी सीखती थी। शहर का कोई भी संगीत जलसा होता, हाथ में गजरा लपेटे पेशेवर कोठे वालियों के कटाक्षों को भी फीका करती मिसेज कोहली दाग मीर और गालिब के कलाम से वातानुकूलित भव्य प्रदर्शन गृह को अपने मंझे कंठस्वर से गुंजा देती। क्यों चुप हो? मानो मुझे जानबूझकर ही छेड़ने पर तुली थी। ईमान से बताना, हमारी कामिनी कोहली क्या तुम्हारी इस चांद से कुछ कम है?
अंतर इतना ही है कि उसके पति एक उच्च पदस्थ अफसर है और चांद के पति अंगुलियों पर नहीं गिने जा सकते। मैंने हंसकर उसे बीच में ही टोक दिया। सचमुच ही क्या क्या नहीं किया था इस अभागी ने। पहले कर्नल सोनी की गृहस्थी में विष घोला, मिसेस सोनी के यहाँ आया बनकर गई और तीसरे महीने उनकी सौत बनकर लौटी। अच्छी भली मिसेस सोनी को पागल बना दिया इस हरामजादी ने। फिर उस मद्रासी इंजीनियर के साथ नाक कटवाई। पर एक बात माननी पड़ेगी, मानो ने हंसकर कहा, रुचि है छोकरी की, बड़े ही शिकार पर टूटती है। क्यों? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा। केवल खीर मिष्ठान नहीं चखती महारानी, भुने चने लाई से भी परहेज नहीं है अभागी को। मतलब? मानो मोड़ा खींचकर मेरे समीप बैठ गई। देख लो ना खुद, मैंने उसे हाथ पकड़कर खड़ा कर दिया था। एक लंबा चौड़ा पठान सा रिक्शा चालक रिक्शा रोककर उसके सामने खड़ा हो गया। एकदम ओडिसी मुद्रा में छाती पर दोनों हाथ धरकर बाकी अदा से गर्दन पीछे झटक अपने कटाक्ष का अचूक हथगोला फेंका और रिक्शा चालक वहीं पर चित हो गया। हम दोनों पर्दे की ओर से वह सस्ती नौटंकी देख रही थी। उसने फटी बनियान को उठाकर विवर्ण पाजामे के नाड़े से बंधा बटुआ खोला और एक एक के 2-3 पांडु जीर्ण नोट निकाल लिए। एक बार इधर उधर देखकर उसने फिर वही पत्र पुष्प आराध्य देवी के चरणों में रख दिए। बेचारे की ना जाने किन किन थकानप्रद रिक्शा यात्राओं से अर्जित की गई गाढ़े पसीने की वह कमाई हमारे देखते फुर्र से हवा में उड़ गई। उसके जाते ही चांद ने आइसक्रीम वाले की ठेला गाड़ी को रोका। पल भर को उसे भी अपने कटाक्षों में बांधा और 3 के दाम देकर 4 बाल्टियां एक साथ लेकर खाने लगी। आइसक्रीम वाले ने शायद कम पैसे मिलने की शिकायत की, जिस पर तुनक कर उसने अपना काला मोटा अंगूठा उसे दिखा दिया। चांद की वह अनोखी अदा देख वह काना आइसक्रीम वाला गदगद होकर कुछ जोर से ही कह बैठा, क्यों नाराज होती है महारानी, पूरी गाड़ी ही तेरी है, और दूं? देख रही हो ना, मैंने मानो को ठसकाया। हाड़ मांस जल जाते हैं इसे देखकर। दिन रात यहीं बैठी यही सब करती रहती है। हर फ्लैट में जवान लड़के लड़कियां हैं, तुम्हें सोचो क्या असर पड़ता होगा उन पर मानो को अब भी उसे निगोड़ी से सहानुभूति थी। कैसे बचकानी बातें करती हो जी, वह कहने लगी। यह न होती तो उन्हें क्या कुछ और नहीं मिल सकता? हिंदी फिल्मों की कैबरे नर्तकी को भी हटा पाओगी क्या तुम? मुझे तो भाई इस शोक लड़की पर तरस ही आ रहा है। न जाने किस कुंठा ने इसे ऐसा बना दिया है। किसी बली सहृदय स्वामिनी के हाथ में पड़कर इसी की काया पलट भी हो सकती है। तब तुम्हें क्यों नहीं रख लेती इसे? कई बार मुझसे आया ढूंढने को कह चुकी हो। यह नौकरानी क्या बुरी है मानो? क्या पता शायद तुम्हारे संस्कारशील ग्रह का गंगाजल इसे भी पवित्र कर दे। मैंने तो मजाक ही किया था, पर मानो तो क्या, वह तो जैसे निश्चय लेने में कभी देर नहीं लगाती थी। पर मानो को क्या निश्चय लेने में कभी देर लग सकती थी? मैं उसे रोकती इससे पहले ही वो उसे तालियां बजाकर हिश हिश कहकर पुकारने लगी थी। पहले चांद ने देखा और अपनी गर्वीली ग्रीवा ऐसे फेर ली जैसे कुछ सुना ही ना हो। पर फिर मानो ने कुछ जोर से ही हाँक लगाई, अरे ओ लड़की, भरी हो गई क्या? जी, मुझे बुलाया? वह बड़ी नम्रता से उठी तो उसका घेरदार नीला गरारा अंतहीन नीला का शाही दूर दूर तक फैल गया। हाँ जी, और क्या तुम सोच रही हो मैं तालियां बजाकर कव्वाली गा रही हूँ? आनंदी मानो के उपालंब ने कलुटी को हंसा दिया। सचमुच उसके स्वच्छ दांतों की छवि अनुपम थी। वह निकट आई और मैंने पहली बार उसे ठीक से देखा। सस्ते इत्र की तीव्र गंध से हम दोनों का सिर एक साथ चकरा गया। निसंकोच आकर हमारे सामने खड़ी हो गई। एक पल को उसकी सस्ती सज्जा के बीच झांक रहा उस निर्लज्ज स्वस्थ युवती का मोहफट यौवन हम दोनों को एक साथ भाला सा मार गया। क्या ब्लाउज के भीतर रोड़े बांध लिए बेहया ने? एक सेकंड के लिए मुखरा मानो भी जैसे वाणी खो बैठी। फिर हंस कर उसने ही पूछा, क्यों, नौकरी करोगी? जी,
चांद ने अविश्वास से हम दोनों को बारी बारी से देखा। हमारे प्रस्ताव की गुप्ती में कोई घातक छुरी की फाल तो नहीं चमक रही थी। इसी बस्ती में तो अभी 2 प्लेटों से उसका हृदयहीन निष्कासन हुआ था। किसी बहरा के साथ शराब पी पी कर विवस्त्रा बनी इसी मदाला सा कराली को पीएसी की विराट गाड़ी 4 ही दिन पहले पकड़ कर ले गई तो पटापट करते 30 फ्लैटों की खिड़कियां खुल गई थी। एक साथ इतने साहब मेम साहब लोगों को अपने दुर्दशा की चटखारियां लेते देख वह निर्लज्ज धृष्टा जानबूझकर ही पास बैठे दारोगा पर गिर गिर पड़ी थी। स्वयं मानो ने मेरी खिड़की से उसकी जेल यात्रा देखी थी। शायद चांद ने भी उस दिन हम दोनों को देख लिया था, इसी से हमारा प्रस्ताव उसे चौंका गया। भुजंगिनी ने हमारी आंखों के सामने तो इतनों को डसा, फिर भी हम क्यों स्वयं उसे डसने का प्रलोभन दे रही थी? अजी हाँ, नौकरी। ये मेम साहब कह रही है कि तुम्हारी नौकरी फिर छूट गई है। मानो मेरी और कनखियों से देखती बड़े अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराई। चांद सिर झुकाए चुप रही, पर मानो उसे अपने सरल सीमित गृहस्थी के नाना प्रलोभनों का उत्कोच देकर लुभाने लगी। एकदम छोटा सा कुटुंब है हमारा, हम साहब और बेबी। काम भी ऐसा कोई खास नहीं। डेयरी वाला दरवाजे पर ही रुकता है, बाजार करने मैं खुद जाती हूँ। स्त्री वाले का ठेला हमारी नीम तले खड़ा होता है। कोयला में जलाते नहीं, गैस पर खाना बनता है। बस बेबी को खाना पहुंचाने होगा, वह भी स्कूल 2 कदम पर है। एक सांस में चांद के ऐसे मखमली भविष्य का खाका खींचकर मानो हाफने लगी, पर चांद फिर भी चुप रही। मैंने मानो को कोहनी से ठेल कर अंग्रेजी में कहा, अब चुप भी कर, देखते नहीं उसके लिए साधारण नौकरी का कोई आकर्षण नहीं है, वह केवल असाधारण नौकरी किया करती है। क्यों चांद? पर मानो के सिर पर तो जैसे मौत नाचने लगी थी। तनख्वाह भी कम नहीं दूंगी, 40 रुपया और नाश्ता खाना, साथ में कपड़े साबुन तेल। अब उन कुटिल आंखों में पल भर को एक चमक सी आई। तनख्वाह तो कुछ बुरी नहीं थी, जैसे वो मन ही मन हिसाब लगा रही थी। मुझे क्या दिन रात कोठी पर रहना होगा मेम साहब? उसने रात पर ही मुझे क्या दिन रात कोठी पर रहना होगा मेम साहब? उसने रात पर अधिक जोर देकर ऐसे पूछा जैसे उसे दिन से अधिक चिंता रात की ही थी। नहीं नहीं, बड़ी उतावली से हंसकर मानो ने कहा, रात क्यों रहोगी? 8 बजे छुट्टी दे देंगे जी। पर देखो, कभी कभार मुझे पार्टी वार्टी में जाना पड़े तब जरूर तुम्हें बेबी के साथ रहना पड़ेगा, पर फिर हम तुम्हें खुद अपनी कार से तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। चांद अब आश्वस्त होकर मुस्कुराने लगी। रात न रहना पड़े तब उसकी निशाचरी वृत्ति की ऊपरी आमदनी को भला कौन रोक सकता था? जेब खर्च को 40 रुपए क्या बुरे थे? जी मैं करूंगी, उसने अपने सलज्ज विनम्र स्वीकृति दे दी और मानो तो जैसे उछली पड़ी। बस कल ही से काम पर आ जाना, समझी? वही फ्लैट है हमारा, इन मेम साहब के बगल वाला। जी, वह बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर चली गई। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि मजाक में उसके गले पर उल्टी धरी गई मेरी तेज छुरी वह स्वयं सीधी कर अपना गला चाक कर लेगी। चांद गई तो मैंने घबरा कर उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। क्या कर रही है तू मूर्ख? जानबूझकर इस घिनौनी बदनाम औरत को अपने घर में किस दुस्साहस से न्योत रही है? क्यों? उसने हंसने की चेष्टा की, किंतु कांपते अधरों के कोर मुझसे छिपा नहीं पाई। जेके को तुम जानती हो, उसे संसार के किसी सर्पिणी का विष नहीं व्याप सकता। इम्यून है वह। ठीक ही तो कह रही थी वह। यही तो उसका विचित्र व्यक्ति का एकमात्र गुण था। चरित्र एवं मनोबल के उस अनोखे तेज से दीप्त उसके चेहरे का आकर्षण द्विगुणित हो गया था। न वह कभी आवश्यकता से अधिक बोलता, न व्यर्थ हंसता, न इधर उधर जाता। लतें थी तो बस 2, एक सिगार, दूसरे ब्रिज। कोई भी ब्रिज की बैठक उसके बिना जम नहीं सकती थी। कहा जाता था कि ब्रिज का ऐसा बेजोड़ खिलाड़ी शहर में ढूंढे से भी नहीं मिल सकता था। कभी कभी मानो मेरे पास आकर अपना दुखड़ा रोने बैठ जाती। समझ में नहीं आता बहन, इन पढ़े लिखे जुआरी अफसरों को कोई क्यों नहीं पकड़ता? आए दिन तो अखबार में खबरें छपती है कि शहर में किसी गैम्बलिन डेन पर किसी चतुर पुलिस अधिकारी ने छापा मारकर जुआरी पकड़ ली।
पर ये जो ऊंची कोठियों में ऊंचे अफसरों का ठीक पुलिस अधिकारियों के नाक के नीचे ऊंचा जुआ चलता है, इस पर कोई छापा क्यों नहीं मारता? मेरा बस चले तो इन सधे जुआरियों को सरे बाजार जूते लगवाऊं। मानो को स्वयं ताश के खेल से सख्त नफरत थी। पति के साथ वह चली अवश्य जाती, पर लाख प्रलोभन दिए जाने पर और ब्रिज के कुशल खिलाड़ी होने पर भी वह कभी उस अखाड़े में नहीं उतरी। घर की संपत्ति लुटाने के लिए घर का एक ही सदस्य क्या कम है, वो हंसकर कहती और किताब खोलकर बैठ जाती। कभी कभी बैठक आधी आधी रात तक चलती रहती। इसी से बेबी के पास बिठाने के लिए उसे एक आया की जरूरत थी। भला हो तुम्हारा, वह हंसकर कहती उठ गई। आज बैठे बिठाए भगवान ने इसे भेज दिया। जब से पुरानी आया गई है, मैं जेके के साथ जा ही नहीं पा रही थी। मेरा और मानो का परिचय अब करीब करीब साल भर का हो चला और उस विलक्षण नारी का अद्भुत चरित्र इधर मुझे पग पग पर आश्चर्यचकित करता जा रहा था। इस छोटी सी अवधि के सहवास में ही वह मेरे अत्यंत निकट आ चुकी थी। उसकी शायद ही कोई बात मुझसे छिपी थी। उसका सदाबहार चेहरा, होठों पर निरंतर थिरकने वाली प्यारी सी हंसी, पड़ोस भर का सिरदर्द बटोर कर हंसते हंसते स्वयं झेलने की अद्भुत शक्ति देखकर मैं कभी कभी दंग रह जाती। कैसी सुंदर जोड़ी है और कितने सुखी हैं ये दोनों। लोग कहते तो मुझे मन ही मन हंसी आ जाती। उन आंखों में छलछला रही वेदना की उस अगाध उद्धति को क्या कोई आज तक देख सका था? क्या कोई कभी सोच सकता था कि दिन भर प्रतिवेशी परिवारों के साथ उठती बैठती खिलखिलाने वाली विवाह मुंडन के संगीत जलसों में किसी पेशेवर बाई जी किसी अदाकारी से स्त्री समुदाय को घायल कर देने वाली या चंचल चकोरी रात को तकिए में सिर गड़ा फूट फूट कर रोती है? केवल मैं ही जानती थी कि होठों की इस स्वाभाविक हंसी के लिए उसे अपने कलेजे के किस टीस पर कैसी बोझिल शिलाएं रखनी पड़ती हैं। यह जानकर भी मैं उसका इतना बड़ा अनिष्ट कैसे कर गई? लड़ भिड़ कर मैंने क्यों उसे अपने सुझाव की व्यर्थता नहीं समझा दी? पर कहते हैं कि पाप स्वीकार कर लेने पर फिर पाप नहीं रह जाता। आज इसी से एक एक बात अपनी हठीली स्मृति से उगलवाती चली जा रही हूँ। मानो का दाम्पत्य जीवन ऐसा ही था जैसे रेशमी चमकते पलंगपोश से ढका गूदड़ फटा बिस्तर। यदि कोई निकट जाकर दुस्साह से पलंगपोश खींच लेता तो उसे बसाते चीकट चीथड़े देखकर स्वयं ही 2 कदम पीछे हटना पड़ता। मैंने यही दुस्साहस किया था, किंतु मैं 2 कदम पीछे न हटकर बड़ी धृष्टता से आगे ही बढ़ती चली गई थी और एक एक चीथड़े का सही मूल्यांकन मैंने अब पूर्ण रूप से कर लिया था। मानवी शुक्ला और जेके के स्वभाव में ही नहीं, दोनों के पितृकुल के रहन सहन अदब कायदों में भी कहीं कोई साम्य नहीं था। एक का स्वभाव उत्तर था तो दूसरे का दक्षिण। वैसे तो प्रत्येक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कलह का अस्तित्व भी एक प्रकार से अनिवार्य ही है। जीवन भर आकंठ प्रेम में डूबे दंपति कभी वैवाहिक जीवन के सच्चे सुख को नहीं जान सकते। एक न एक दिन उनके इस प्रेम प्रदर्शन में बनावटी अभिनय का पुट स्वयं ही आ जाता है। जीवन भर कबूतरों के भांति चोंच में चोंच दिए गुटरगु करना भी भला कोई जीवन है? स्वस्थ राजनीतिक की ही भांति पति भी प्रखर विरोधी के अभाव में स्वयं ही कुंठित होकर जड़ हो जाता है। किंतु मालवी को देखकर मेरी धारणा अब धीरे धीरे बदलने लगी है। यह तो एक ऐसी जोड़ी थी जिनका नित्य का कलह कभी कभी मेरा भी सिरदर्द बन उठता था। उस गृहस्थी का संधि विराम कभी शत्रु पक्ष को आश्वस्त नहीं कर पाता। मानवी के पिता ने कानून घुट्टी में घोल कर पिया था। उसके परिवार के वकीलों ने अपनी दक्ष दलीलों से कांवड़ भर भर कर धन बटोरा था। मानवी पिता की मुंह लगी इकलौती संतान थी। मातृहीना पुत्री को साहबी शिक्षा दिलाकर जब साहब ने भाभी जामाता जैसे सुनहले सपने देखे थे, उन्हें स्वयं चूर चूर कर मानवी ने स्वेच्छा से प्रौढ़ दुहेजु जेके के गले में कंठ में वरमाला डाली थी। जिस व्यक्ति की कठोर व्यक्तित्व पर वह रीझी थी, वही धीरे धीरे उसके लिए अभिशाप बन बैठा। मानवी को शोक रंगों से लगाव था और जेके लाल रंग देखते सांड सा भड़क उठता। मानवी को तला भुना मिर्च मसालेदार सुहाता था। जेके ने शायद पत्नी को ही और चिढ़ाने के लिए अपनी अपूर्व इच्छा शक्ति से पेट में अल्सर की छोटी मोटी नर्सरी ही बना ली थी।
अब वह केवल मूंग की दाल और उबली लौकी खाता था। कभी कोई जलसा होता तो मानवी बड़ा सा जूड़ा बनाकर बेले का गजरा लगा लेती और फौरन ही जे के तुर्प लगा देता। क्यों, कोठे में बैठने जा रही हो क्या? बस उसी क्षण गजरा, नोच कोच, जूड़ा बिखेर भुतने से बनी मानो को भवन में घुस जाती। एक शेर था तो दूसरा सवा शेर। न जेके दबता न मानो झुकती। इसी से दोनों ही नित्य सांप नेवले की भांति तने रहते कि अवसर पाते ही कौन किसे पहले दबोच ले। मुझे तो लगता था कि दोनों के बीच यदि वह चांद से बेबी न होती तो निश्चय ही आपस में दिन रात खनकते कांच के ये दोनों बर्तन कब के ही टूट गए होते। विवाह के पूरे 5 वर्ष के पश्चात मानव की जीवन मरुभूमि को वात्सल्य वृष्टि ने संचित किया था। हिरोशिमा की जली झुलसी भूमि में उपजे प्रथम तृणांकुर की ही भांति अब वह अर्ध मृत दग्ध 2 प्राणों को जीना सिखा रही थी। मानव का कहना था कि उसके शोध के अतिरिक्त आत्मा ही उसके दाम्पत्य जीवन के नित्य कलह का कारण है। जेके के प्रथम और अंतिम प्यार का प्रतीक बनी उसकी अशरीरी आत्मा उसके जीवन में निरंतर मंडराती रहती है। न जाने कितनी बार वह मानव को सपनों में आकर चेतावनी दे गई है कि वह एक न एक दिन उससे प्रतिशोध लेकर ही रहेगी। वह अब भी उसी की याद में खोया खोया रहता है। मैं जानती थी कि वह उसे कभी भूल नहीं पाएगा। उसने एक दिन मुझसे कहा, तो फिर तुमने उससे विवाह क्यों किया? तुम भूल जाती हो। उसकी उदास आंखें अपनी विगत कोर्टशिप की स्मृतियों में रस भीनी होठ। विवाह मैंने उससे किया था, उसने नहीं। वह तो किसी गुरु से दीक्षा लेने हरिद्वार जा रहा था। उस वैराग्य के कारण को भी दुर्भाग्य से मानव जानती थी। उसकी प्रथम पत्नी रिश्ते में मानव की ही मौसेरी बहन थी। बेहद नाजुक, गोरी, दुबली सी उस लड़की में असाधारण कुछ भी नहीं था। वह वैसी साधारण लड़की थी जिसे उन दिनों हर हाई स्कूल पास लड़की हुआ करती थी। पर जेके उसके पीछे दीवाना था। मानो कि वही सौत जेके को 8-8 पृष्ठ के प्रेम पत्र लिखकर पत्र का आरंभ और अंत बड़े कौशल से छिपाकर अंग्रेजी कविताओं के कोटेशन लिखवाने अक्सर मानो ही के पास आती थी। फिर अचानक ही असमय प्रसव ने उसके सुखी वैवाहिक जीवन का अंत कर दिया। मानव का विवाह हुआ तो लोगों को जेके के सौभाग्य से निश्चय ही ईर्ष्या भी हुई होगी, क्योंकि स्वस्थ सुंदरी मानव का व्यक्तित्व असाधारण था। चेहरा ही नहीं, बुद्धि का कोठा भी ठसाठस भरा हुआ। वह पति की उजड़ी वीरान गृहस्थी संभालने आई थी। यही प्रखर बुद्धि तो उसके शत्रु बन गई। पुरुष पति रूप में, पितृकुल के वैभव में, व्यक्तित्व में पत्नी का लोहा मान सकता है, किंतु बुद्धि में यदि पत्नी का पलड़ा भारी हो तो वह तिलमिला उठता है। एक ही महीने में वह जान गया कि मानव के ज्ञान के भंडार की तुलना में उसका ज्ञान कोश एक प्रकार से रिक्त ही है। पहली भोली अल्लड़ पत्नी को वह जैसे तर्जनी पर नचा सकता था, इसे नहीं नचा पाएगा। यही नहीं, उसने जरा भी ढील दी तो यह विलक्षण युवती उसे चट अपने ही अंगूठे तले दबा देगी। इसी से वह आरंभ से ही सावधान हो गया। अपने कठोर अनुशासन, गांभीर्य एवं अनुकरणीय आदर्श के अमिट लक्ष्मण रेखा में अपनी दूसरी पत्नी को बांधकर वह स्वयं घेरे से दूर छिटक गया। किंतु फिर भी मानो ने हार नहीं मानी। अपने ग्रह कलह के दुर्गंध को वह अपने आनंदी स्वभाव के अगरू से मिटाकर उड़ा देती, पर मेरे नथनों को वह छल नहीं पाई। इलायची खा लेने पर भी क्या लहसुन की तीव्र महक पूर्ण रूप से दब सकती है? प्रायः ही उच्च स्वर में गरज रहे जेके का पुरुष कंठ स्वर बेधड़क मेरी खिड़की से सरकता मेरे कानों में चला आता, और फिर मानो की दबी हुई सिसकियां भी। एक तो उस अनोखी बस्ती में जोड़ों में बने हुए फ्लैट गढ़न और दर्शन में एकदम जुड़वा फ्लैट थे। एक फ्लैट की धड़कन जब किसी दूसरे की धड़कन बन सकती थी, और एक फ्लैट की छींक, खांसी, निर्लज्ज डकार अनजाने अनचाहे दूसरे फ्लैट में जाकर कभी भी अपना अवांछित टेप बजा सकती थी। इसी से उस दिन से जब मानो मुझे दिखती, मैं हंसकर उसे छेड़ देती। क्यों जी, सौत का प्रेत आज फिर आया था क्या? वह भी हंसने की चेष्टा करती, पर उसके सुंदर होठ कांप कर रह जाते। मैंने एक बार उसे बुरी तरह डांटा था।
स्वयं अपने ही मन में एक व्यर्थ अंधविश्वास का जाल बुनती, वह किसी फूहड़ मकड़ी की भांति स्वयं ही अपने जाल में फंसकर प्राण दे रही थी। कैसा आश्चर्य है मानो। मैंने उसे समझाने की चेष्टा भी की थी। तुम पढ़ी लिखी होकर भूत प्रेत और झाड़ फूक की बातें करती हो। न जाने कब उसकी मेहरी ने बता दिया था कि उसकी मरी सौत ही उसे दिन रात सताती है, एक पल चैन से नहीं रहने देती। दिन रात उसका पति उसे मारता है। इसी से उसने किसी अघोरी नट को सौत का भूत भगाने को देहात से बुलाया है। मानो को फुसला कर वह 50 रुपए भी ठग ले गई थी। कितनी मूर्ख हो तुम मानो, मैंने उसे झड़क दिया था। क्या करती, वह खिसियाए स्वर में कहने लगी। बेचारी बहुत रो रही थी। सुना नट ही मरी सौत से पिंड छुड़वा सकते हैं। कल उसे झाड़ने आएगा। 2 मुर्गे, 1 बोतल शराब, 8 अंडे और 30 रुपए, यही फीस है उसकी। इसी से तो मैंने दे दी है। चलो, मेरी सौत नहीं उतरती तो किसी की तो उतरे। वो हंसने लगी। छी मानो, तुम भी उसकी बातों में आ गई। देख लेना, 50 रुपए वह खुद डकार जाएगी। मैंने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं कल जाऊंगी उसकी झाड़ फूक देखने। तुम भी चलो ना, देखे तो सही कैसे भागती है उसके साथ। और फिर कुछ उसका कुतूहल, कुछ स्वयं मेरा, मुझे भी वहां खींच ले गया। ताड़ी की भयानक दुर्गंध से बसाता वह अवघड़ अवधूत पालथी मार कर बैठा था। पास से सम्मिलित टांगों के बंधन में बंदी 2 पुष्ट मुर्गे भय से बार बार फड़फड़ा रहे थे। एक और टूटे 8 अंडों की जर्दी बिखरी पड़ी थी। दूसरी ओर मूंज की झूला सी चारपाई पर मानो की मेहरी। हमें देखकर न वह उठी, न उसने अभ्यर्थना का ही आभास दिया। नट की नंगी काली देह, मिट्टी के तेल की हवा में घुप घुप कर जलती बत्ती और रह रह कर कमरे में तीव्र होती जा रही ताड़ी की दुर्गंध एक रहस्यमय वातावरण किसी सृष्टि कर रही थी। नट ने एक बार हमें लाल लाल आंखों से देखा, फिर एक चीख मारकर महरी के पास खड़ा हो गया। महरी का चेहरा उसे देखकर ही तमतमा उठा। आंखें कपाल पर चढ़ते चढ़ते सहसा स्थिर हो गई और वह एकाएक तन कर नट की ओर मुड़ गई। नट ने चीख कर पूछा, क्यों, जाएगी या नहीं, बोल। नहीं, महरी का दृढ़ स्वर जैसे 7 समुद्र पार से तैरता चला आ रहा था। नट ने क्रोध से कांप कांप कर फिर पूछा, सोच ले। सोच लिया। यह तो महरी नहीं जैसे कि किसी पेशेवर मदारी का जंबूरा बोल रहा था। सहसा नट ने उछलकर उसे बड़ी ही बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। मैं सहम कर उठ गई, पर मानो ने मेरा आंचल खींचकर मुझे बिठा ही नहीं दिया। आंखें तरेर कर मुंह फटकार भी दे दी। वह स्वयं फिर अचल अडिग मुद्रा में एकटक नट की हृदयहीन झाड़ फूक देखने लगी। उसके चेहरे पर ऐसी तृप्ति झलक रही थी जैसे महरी के माध्यम से पिट रही सौत महरी की नहीं, स्वयं उसी की हो। अब नट ने लपक कर महरी का झोटा पकड़कर ऐसे खींचा जैसे वेणु को जड़ से उन्मूलन कर छोड़ेगा। क्यों, और परेशान करेगी इसे, बोल, जाएगी कि नहीं। ऐसी भयानक मार खाकर भी दुबली पतली महरी कैसे हंस रही है, यह रहस्य मैं आज तक नहीं सुलझा पाई। उफ, कैसे लात, कैसे सशब्द थप्पड़ और कैसी कद्दावर बॉक्सर कैसे घातक घूंसे उस गरीब पर पड़ रहे थे। पर वह तो जैसे रुई भरा निर्जीव गांव तकिया ही बन गई थी। विकृत स्वर में हंस हंस कर वह कहने लगी, और का महारानी बनी हमार भरतार के साथ राजपाट कर रही है। तनी पूछो इनसे, कनागत लगे है, कभी एक धोती टिकुली दान करी है हमारे नाम पर। मैंने मानो का कंधा पकड़कर हिलाया। चलो मानो, घर चले, न जाने कैसा लग रहा है मुझे यहाँ। पर मानो तो जैसे स्वयं किसी ट्रांस की मीडियम बन गई थी। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था। महरी की सौत क्या अप्रत्यक्ष रूप से उसे भी चेतना दे गई थी। तब बोल, साड़ी टिकुली लेकर इसे छोड़ेगी कि नहीं। नट ने एक घूंसा मारकर उसे नीचे गिरा दिया और वह घूंसा जैसे उसे ना लगकर मुझे लग गया। तिल मिलाकर मैं उठ गई। छी, अब और यह गंवार पर नहीं देख पा रही थी मैं, पर वहां मेरे उठने या जाने की चिंता ही किससे थी। बोल जल्दी, साड़ी टिकुली लेकर जाएगी या नहीं जाएगी।
नट ने इस बार चोटी पकड़कर उसे एक गोल चक्कर सा खिला दिया। हाँ 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 हाँ। सौत ने उसे छोड़ने का स्पष्ट आश्वासन दिया। इस पर नट चीख उठा, ठीक है, अब मिर्च की धुनी लेकर ही मानेगी तू। फिर वह हमारी ओर मुड़कर बोला, मेम साहब, आप लोग बाहर चले जाएं, इसे मिर्चा के धूप देंगे। मैं एकदम उठ खड़ी हुई, मानो बड़ी अनिच्छा से उठकर बाहर आई थी। उसे झाड़ फूक ने सचमुच ही बुरी तरह झकझोर दिया था। वह भय त्रस्त स्वर में फुसफुसाई, मैंने भी तो कभी उनके नाम पर कुछ दान नहीं किया, शायद इसी से मेरे पीछे पड़ी है। आज ही जाकर सब सामान लाऊंगी और इसे झाड़ने बुलाऊंगी। नहीं, मैंने कहा, मैं तुम्हें यह सब कभी नहीं करने दूंगी। तमाशा खड़ा करोगे क्या? जेके ही कम है क्या जो इस नट के लात घुसे खाओगी? उसने सकपकाकर मुझे देखा। तब क्या मुझे पता था कि वह हृदयहीन व्यक्ति कभी कभी उस पर हाथ भी छोड़ बैठता है? हाँ, मुझे पता था, दोष मेरा नहीं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुकी हूँ, हम दोनों के जुड़वा फ्लैट की पारदर्शी यह दोष तो हम दोनों के जुड़वा फ्लैट की पारदर्शी दीवार का था। तुमने मुझ पर फिर हाथ चलाया। मैं जानती हूँ तुम पर किसी की दुष्ट आत्मा सवार है। मानो का सिसकियों से कांपता कंठस्वर अर्धरात्रि की स्तब्धता को चीरता सीधे मेरे शयन कक्ष में चला आया था। किंतु दूसरे दिन उस उत्पन्न चेहरे पर रात्रि कले की एक रेखा भी मुझे ढूंढने पर नहीं मिली थी। संध्या को दोनों को एक साथ घूमते देख मैं दंग रह गई थी। तब क्या दोनों किसी नाटक का रिहर्सल कर रहे थे? कैसी विचित्र जोड़ी थी यह। तो मित्रों, चांद कहानी का यह पूर्वार्ध यहीं पर मैं रोकती हूँ और अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ इस कहानी का उत्तरार्ध लेकर। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही मिलती हूँ।